नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट मॉक आज हम लेके आए हैं, सामान्य विज्ञान पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। और इससे आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे तो बीपीएससी का हो चाहे यूपीपीसीएस का हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं विज्ञान के। 25 से 30 क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है वो चलता आया है विज्ञान का। और विज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पहले भी सॉल्व किए हैं, करवाए हैं आपको। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। वो 150 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस, जिसमें बायो का ज़्यादा रखा गया था। इसलिए आज के मॉक में हमने बायो को नहीं रखा है, कम बायो रखी है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा रखा है दोस्तों। तो इसमें से अगर आप 35 से ज़्यादा सही करते हैं तो समझ लीजिए विज्ञान पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा मुझे। चलिए शुरू करते हैं विज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रश्न। दिस इज़ मी कुमार पंकज, और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। हम पढ़ाते हैं बिल्कुल फ्री दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और तैयारी करते रहिए मन मस्त होके। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। तो जो कृत्रिम सैटेलाइट होती है उसके अंदर जो व्यक्ति है बैठा हुआ वो भारहीन महसूस करता है। ऐसा क्यों होता है? ये कह रहा है क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वो उस स्थान पर शून्य होता है, या फिर चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, या अभिकेंद्र बल के समान होता है, या सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो कौन सा इनमें से सही है? कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो भारहीन महसूस करता है। तो कृत्रिम सैटेलाइट क्या होती है? परिक्रमा करती है पृथ्वी की। तो मान लीजिए पृथ्वी है और इसकी परिक्रमा कर रही है ये सैटेलाइट, तो इसमें बैठा हुआ व्यक्ति भारहीन महसूस कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, अभिकेंद्र बल के समान। तो इसका जो दाब इस पर बल लगता है वो अभिकेंद्र बल के समान होता है, इसलिए व्यक्ति इसमें जो बैठा है वो अपने आप को भारहीन महसूस करता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का। आप अपना स्कोर नोट करते रहिए, बताइएगा अंत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो यहाँ 4 गैस दी हैं, आपको ग्रीन हाउस गैस बताना है। इनमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। ABCD में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आंसर देके फिर वीडियो ऑन करके आगे बढ़िए। मैं जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, 50 क्वेश्चन हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 वो इसमें ग्रीन हाउस गैस है। बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन या ऑक्सीजन? तो सही क्वेश्चन बताना, आंसर बताना है आपको इसको। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? ABCD में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी, ऑर्गन। ठीक है, आपको ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछे गए हैं। आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं सीधे सीधे। अभी तक मैं मॉक में ये बोलता था कि आपको मॉक फ़ायदा करता है कि आप जान लें कि आपका वीक पोर्शन क्या है, लेकिन आज मैं बोलूँगा कि इसमें से सीधे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। निम्नलिखित में वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है? तो लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किस धातु कौन सी धातु है जिसका प्रयोग किया जाता है? तांबा, सीसा, जस्ता या पारा? बताइए सही। ABCD में से सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जस्ता, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जस्ता ऐसी धातु है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो चर्म रोग के उपचार में कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज किया जाता है दोस्तों? रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस या फिर रेडियो आयोडीन? इसमें से बताना है आपको सही आंसर। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप ABCD में से सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा रेडियो फास्फोरस, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्म रोग के उपचार में रेडियो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है ताम्र की डिस्क में एक छेद है, तो ये तांबे की डिस्क है, मान लीजिए इसमें ये छोटा सा छेद है, बाकी ये ऐसे है। तो इस छेद डिस्क को गर्म किया जाता है तो छेद का आकार क्या होगा? तो इस डिस्क को जब गर्म किया जा रहा है तो ये जो छेद है इसका आकार क्या होगा बताना है आपको। बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, या पहले बढ़ता है और फिर घटता है? तो तांबे की डिस्क है ये दोस्तों। तांबे की डिस्क में बताइए गर्म करने पर क्या होगा? तो तांबे की डिस्क में जब इसको गर्म किया जाएगा तो इसका जो छेद का आकार है दोस्तों वो घटेगा। ठीक है, घटेगा, ये आकार घटता जाएगा, ये फैलता जाएगा तांबा, और ये आकार इसका घटता जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी के मुख्य रंग पूछ रहा है यहाँ पे, सही सा आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, लाल नीला पीला, लाल पीला या हरा, या लाल नीला हरा, या नीला पीला हरा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं दोस्तों? तो लाल, नीला और पीला, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये होते हैं फोटोग्राफी में मुख्य रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, ऐसा क्यों होता है? तो चंद्रमा पर कोई यात्री, जो भी अंतरिक्ष यात्री है, नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको बताना है, क्यों नहीं पी पाता कोई भी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर नींबू का शरबत नली की सहायता से दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? 20 का सही आंसर होगा, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए नली की सहायता से नींबू का शरबत वहां पे नहीं पिया जा सकता। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है दोस्तों? बताइए जल्दी से, ए बी सी डी में से सही ऑप्शन बताइए। आइसक्रीम, अमोनिया, कांच या लकड़ी। अतिशीतित द्रव कौन सा है निम्नलिखित में से दोस्तों? बताइए सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कांच। कांच जो है वो अतिशीतित द्रव होता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर नोट करते रहिए फटाफट फटाफट। अगला क्वेश्चन है जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है दोस्तों? जहाजों में समय किससे मापा जाता है? सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या बोलोमीटर? बोलो बोलो कौन सा मीटर? जल्दी से अपना आंसर नोट करो, बताओ जल्दी कितने ये सही। जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है दोस्तों? क्रोनोमीटर होता है। सही आंसर होगा इसका बी, क्रोनोमीटर। कौन सा है? क्रोनोमीटर इसका सही आंसर है। जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है दोस्तों बी, क्रोनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी से बता दो, फट से बता दो। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है दोस्तों? माइक्रो, महो, ओम मीटर, मिली क्यूरी, क्यूसेक। जल प्रवाह को मापने की बात हो रही, जल्दी से बताओ, ए बी सी डी, फट से बता दो दोस्तों। क्यूसेक इसका सही आंसर होगा, डी इसका सही आंसर होगा भाई लोगों। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्यूसेक है, क्यूसेक। डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो जो पदार्थ है, मान लीजिए इसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है, इसकी जो तरंगें हैं वो किस प्रकार की तरंगें होती हैं आपको बताना है। पदार्थ की तरंगें पढ़ा होगा आपने 10वीं में। द ब्रांगली तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें। बताइए कैसी होती हैं दोस्तों पदार्थ की तरंगें? ए बी सी डी में से सही आंसर बताइए जल्दी से। ए इसका सही आंसर होगा ब्रोंगली तरंगें, द ब्रोंगली तरंगें। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पदार्थ की तरंगें ब्रोंगली तरंगें होती हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ का क्या होगा? एक बर्फ का टुकड़ा है आपके पास, ठीक है। बर्फ के टुकड़े को आपने किस में डाला? पहले एक गिलास शुद्ध जल में डाला, दूसरे बर्फ के टुकड़ा सेम उसी को एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डाला, तो फिर बर्फ के टुकड़े का क्या होगा? जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, अल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, दोनों में एक ही स्तर पर होगी, अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? 13वां क्वेश्चन, बर्फ के टुकड़े। बताइए दोस्तों, बताइए बताइए जल्दी से सही आंसर। तो जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, ये इसका होगा, ये इसका सही आंसर।
ठीक है। अपना क्वेश्चन आंसर जल्दी से जल्दी बताइए और देखिए, अगर आपको लग रहा है मैं जल्दी कर रहा हूँ तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। खटाखट करिए, खटाखट करिए। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? तो बताइए, वायुमंडल ओजोन की जो ऊपरी परत है वो निम्नलिखित में किससे बनी है? ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की वजह से, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन की वजह से, या ऑक्सीजन का उच्च दाब में आने की वजह से? वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया, तो आपको पता है ओजोन क्या होती है? O3 होती है। तो ये किसकी वजह से बनी है भैया? बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपका एग्जाम भी अब पास है, तो अब आप उदास नहीं हो सकते। जल्दी से बताइए आंसर इसका क्या होगा। 14वां क्वेश्चन आपके सामने। 20 का सही आंसर है ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन होने की वजह से। ऑक्सीजन क्या होता है? O2, उसमें अणुओं का संयोजन होता है और O3 का निर्माण होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? बताइए जल्दी से। प्रशीतन ठंडा करने में किसका प्रयोग होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्रीऑन या फॉस्फीन? बताइए जल्दी से खटाखट आंसर। 15वें का दे के मारिए आंसर, आंसर दे के मारिए दोस्तों। ABCD 15वें का सही आंसर। प्रशीतन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है इसका फ्रीऑन। फ्रीऑन इसका सही आंसर है। जो प्रशीतक का प्रयोग, फ्रीऑन गैस का प्रशीतक में प्रयोग किया जाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते रहिए आपके कितने आंसर सही हुए। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं उसमें भारी जल जो है H2O होता है, हार्ड H2O, उसका भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बताइए जल्दी से। शीतलक, ईंधन, नियामक या इनमें से कोई नहीं? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो अभिक्रिया चलती है, भारी जल का जो प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है दोस्तों? नियामक के लिए किया जाता है। किसका? रेगुलेटर के तौर पे उसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रशीतक में जो भारी जल होता है उसका रेगुलेटर या नियामक के तौर पे उसका प्रयोग किया जाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? खटाखट बताइए। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी टू मॉडरेट पेपर है आज का। आज का पेपर बहुत इजी है, 35 से ज़्यादा करो, खटाखट करो। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, यह वायु से हल्की होती है, वह जल के अवयवों में से एक है, वह एक उत्कृष्ट गैस है। बताइए हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है, क्या वजह है? बताइए। 17वां क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए खटाखट आंसर। तो 20 का सही आंसर है, क्योंकि वह वायु से हल्की गैस होती है इसलिए गुब्बारों में भरा जाता है। गुब्बारे क्या करते हैं? गुब्बारे उड़ जाते हैं दोस्तों, गुब्बारे उड़ जाते हैं। तो सही आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इनके बारे में नहीं कह सकते कि क्वेश्चन टफ थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता? तो जो हार्ड वाटर होता है, भारी पानी होता है, उसमें कौन सा गुण नहीं होता? पहला कह रहा है भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। दूसरा कह रहा है भारी पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी से अधिक होता है। फिर कह रहा भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है। आराम से इसका सोच के आंसर बताइएगा। और कह रहा है ये संक्षारण उत्पन्न करता है। तो कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता? आराम से आप बैठ सोचिए, वीडियो रोक के आंसर दीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता दोस्तों? भारी पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी से अधिक होता है, ये बात गलत है। तो इसका माफ़ कीजिएगा, जो भारी पानी का जो क्वथनांक है साधारण पानी से कम होता है, ये बात गलत है। भारी पानी का घनत्व तो ज़्यादा होगा ही साधारण पानी से, लेकिन भारी पानी का जो क्वथनांक है वो साधारण पानी से कम होता है, ये बात गलत है। भारी पानी को क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो गर्म करने में भारी पानी को कम समय नहीं लगेगा साधारण पानी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? ए हो जाएगा। आपका क्या आंसर था आप देख के बताइए, खट से अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आप स्कोर नहीं बताते, ये बात गलत है, एकदम गलत है भैया, एकदम गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो जो उपग्रह संचार होता है, जो आप फोन पे बतियाते हैं, वो के माध्यम से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? बबुआ बताइए जल्दी से।
ABCD कौन सा होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, पराबैंगनी अवरक्त सूक्ष्म तरंग या मिलीमीटर तरंग बताइए क्या है। उपग्रह संचार के लिए कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। ABCD जल्दी से बताइए। सी इसका सही आंसर है, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है उपग्रह संचार के लिए दोस्तों। कौन सा, सूक्ष्म तरंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण क्या है। जो लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण बताइए। टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाती है, बल्ब की गर्मी के कारण ऊपर वाला शीशा काला हो जाता है, बल्ब के अंदर वाली धूल का ऊपर की ओर घनीकरण हो जाता है, या गर्मी के कारण शीशे में परिवर्तन हो जाता है। तो लंबी अवधि के उपयोग के बाद क्या होता है, बल्ब के अंदर की एक धुंधला धब्बा क्यों बन जाता है दोस्तों, सोच के बताइए, वीडियो पॉज कर लीजिए। इसका सही आंसर है ए, टंगस्टन जो तंतु होता है, जो बना होता है उसमें टंगस्टन का तंतु जो जलता है वो वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाती है, इसलिए धब्बा बन जाता है दोस्तों। तो ए इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन विज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं अभी तक पीसीएस में डायरेक्ट ही आते हैं, या बिहार पीसीएस में भी डायरेक्ट आते हैं। बाकी मैंने पैटर्न चेंज किया है, आपको बताया है, पिछले मॉक में आपने देखा भी है, लेकिन इस मॉक में सीधे सीधे क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि भैया अभी इतना नहीं हुआ है कि इसका भी चेंज हो जाए। अभी यहाँ विज्ञान में सीधे ही क्वेश्चन आ रहे हैं और यहाँ भी आपको सीधे ही मिलेंगे, तो खटाखट करिए। निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती हैं जब तड़ित झंझा आती है। भैया तड़ित झंझा, तड़ित झंझा बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी और अभी करंट में भी रही है। बताइए तड़ित झंझा क्या होता है, एक तो ये बताइए और फिर ये बताइए निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती हैं जहाँ तड़ित झंझा आती है। आइसोहाइड्स, आइसोक्रोन्स, आइसोब्रोन्स, आइसोफिन्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है, आई तड़ित झंझा, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आइसोब्रोन्स होती हैं वो रेखाएं जो उन तारों पर मिलती हैं जब तड़ित झंझा आती है। एक बात मैं बता दूं आपको छोटी सी, जहां तड़ित झंझा आती है वहां बिजली गिरती है, जहां बिजली गिरती है वहां आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, वनाग्नि। तो अब आप समझ गए होंगे भैया, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा अभी रहा वनाग्नि, उत्तराखंड में बनी वनाग्नि। तड़ित झंझा बहुत करंट का न्यू टॉपिक रहा है। खट्ट से बताइए, फट से आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं। तो नाभिकीय विखंडन के दौरान जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, आपको पता है यूरेनियम 238 टूटता है कि फिर वो टूटता है, फिर वो ऐसे टूटता है, तो ये श्रृंखला बनती है नाभिकीय विखंडन के दौरान। उस श्रृंखला को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन से हैं। कौन से दो तत्व हैं भैया जी बताइए। न्यूट्रॉन का अवशोषण कौन करता है, बोरॉन और कैडमियम, बोरॉन और प्लूटोनियम, कैडमियम और यूरेनियम, यूरेनियम और बोरोन। बताइए क्या सही आंसर होगा, इसको बताइए जल्दी से भैया जी बताइए। 22वां क्वेश्चन। तो बोरॉन और कैडमियम ये दो तत्व होते हैं जो न्यूट्रॉन को अवशोषित करते हैं। बोरॉन और कैडमियम याद रख लीजिए, अगर आपको याद नहीं था तो ए ये इसका सही आंसर है। बताइएगा वीडियो के अंत में कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, अगर आपको अच्छे लगे तो फिर बनाऊंगा, बताइएगा आप जरूर, लेकिन कैसा लगा आपको आज का मॉक। कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने, तो बताना कोई नाव है भैया वो क्यों नहीं डूबेगी, वो कितना पानी हटाए अपने नीचे से, आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर या घनत्व के बराबर। सही बताना है आपको इसका आंसर, आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर या घनत्व के बराबर। कब नहीं डूबेगी कोई नौका, बताइए रे भैया, और मारिए चौका, जल्दी से बताइए ABCD में से सही आंसर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, भार के बराबर। कोई नाव जब अपने भार के बराबर पानी हटाएगी तो वो नहीं डूबेगी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण कैसा होता है। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण पूछ रहा है, कौन सा कोण होगा, समक्रांतिक, अक्षांश, दिगंश या फिर नीति, कौन सा कोण होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा समक्रांतिक। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच समक्रांतिक कोण होता है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तो आप खट से बता दोगे दोस्तों, बता दोगे, अभी पीछे ही तो इसका डिस्कस किया है। तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। अभी हमने पीछे पढ़ा भी था न्यूट्रॉन को किससे कंट्रोल करते हैं, बोरोन, कैडमियम। तो न्यूट्रॉन इसके सही आंसर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा तैयार किया जाता है? बताइए, TNT किसका विस्फोटक जो है किसके मिश्रण द्वारा तैयार किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या फिर अमोनियम नाइट्रेट? बताइए सही आंसर क्या है दोस्तों? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्राइट या अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट? बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26वां है ना। हाँ, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अमोनियम नाइट्रेट। क्या होगा? अमोनियम नाइट्रेट इसका सही आंसर है। TNT में अमोनियम नाइट्रेट मिलकर विस्फोटक बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का कारण है। तो सौर ऊर्जा जो होती है उसका कारण क्या है? संलयन अभिक्रियाएं, विखंडन अभिक्रियाएं, दहन अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रियाएं? बताइए सौर ऊर्जा का कारण क्या है? सौर ऊर्जा का कारण दोस्तों जल्दी से बताइए, ABCD। संलयन अभिक्रियाएं जो है वो सौर ऊर्जा का कारण होती हैं। ए इसका सही आंसर होगा। संलयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? दो छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा परमाणु का निर्माण करते हैं, ये कहलाती है संलयन अभिक्रियाएं, और सौर ऊर्जा का कारण भी यही है। इसमें ज़्यादा विखंडन से ज़्यादा इसमें जो ऊर्जा है वो प्राप्त होती है संलयन से। 4G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्षर क्या द्योतित करता है? आपको बताना है। देखिए 4G 5G में समय जो G लिखा होता है, ये G क्या द्योतित करता है पूछ रहा है। गवर्नेंस, ग्लोबल, जनरेशन या गूगल? सही आंसर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत फोन यूज करते हो, फोन पे ही हमको देख भी रहे हो। बताइए इसका ग्लोबल भैया का है G। 4G, 2G, 3G, G, OG में G क्या है? जल्दी से बताइए। ABCD में से सही आंसर दोस्तों, तो इसका सही आंसर है G4 जनरेशन होता है। 4th जनरेशन, 2nd जनरेशन, G4 जनरेशन, सी इसका सही आंसर होएगा। जल्दी से बताइए भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि? बर्फ पानी पर किस लिए तैरती है? जल्दी से बताइए। बर्फ ठोस होती है और पानी तरल। बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत अधिक होता है, या बर्फ का घनत्व उतना ही होता है कि जितना कि पानी का? बबुआ बताइए सही आंसर। बर्फ क्यों तैरती है पानी पे? ये पानी भरा है, बर्फ तैर रही है, क्यों तैर रही है ये भैया बर्फ? बताइए जल्दी से। ABCD में से सही आंसर बर्फ। वीडियो रोक के आंसर दे दीजिए करिए। तो बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती? तो पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं और आपको पता है ऊंचाई पे ऑक्सीजन कम होती है, हवा कम होती है, वायुमंडल कम का घनत्व कम होता है, तो पक्षियों को सांस लेने में दिक्कत क्यों नहीं होती? उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं का? वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं का? उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं का? या वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं? बताइए बबुआ का सही आंसर होगा इसका। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती? ABCD में से सही आंसर बताइए, सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। क्या होते हैं? अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? जल्दी से बताइए। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? घनत्व, सौर विकिरण की तीव्रता, या फिर भूकंप की तीव्रता, या फिर उच्च तापमान? पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? घनत्व को मापने के लिए। किसको? घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, घनत्व पे कई सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिए हैं, उसकी खाते रहो। अगर आप गलत किए तो फिर हम तुमका छोड़े ही नहीं, ठीक बा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूखी बर्फ या जो ड्राई आइस होती है, क्या? ड्राई आइस जो होती है, सूखी बर्फ होती है, वो क्या होती है? ड्राई आइस के बारे में आपको बताना है दोस्तों। बिना पानी की ठोस बर्फ,
बेंजोइक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बताना है आपको सूखी बर्फ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इतनी बार पूछा गया कि क्या बताए हम तुमका। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहते हैं, डी इसका सही आंसर होगा। सूखी बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? उल्लू टुकुर टुकुर देख सकता है घोर अंधकार में भी, भैया जी बताइए क्या आंसर होगा इसका सही। उसकी तिर्यक आंखें होती हैं, उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोल आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसको दृढ़ी नेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। उसकी आंखों में प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रकाश के बल्ब होते हैं, वह अवश्रव्य ध्वनि पैदा करते हैं। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखों के आगे की तरफ निकले होते हैं गोले जैसे, और उसको दृढ़ी नेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं उसकी आंखों के गोले। तो 20 का सही आंसर होगा, इसलिए उल्लू देख पाता है बबुआ ज्यादा तेजी से अंधकार में। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अब आपको बताना समुद्रों की गहराई मापने के लिए किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, उपकरण कौन सा है जी? ABCD में से जल्दी से बताइए, रडार, सोनार, ऑल्टोमीटर या वेंचुरी मीटर। क्या होगा इसका सही आंसर भैया जी बताइए, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बी, सोनार। सोनार इसका सही आंसर है। सोनार ऐसा उपकरण है जो समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो, मान लीजिए कोई वस्तु है उसको पृथ्वी से चांद पे ले जाया गया तो उसका क्या होगा? द्रव्यमान बदल जाएगा परंतु भार उतना ही रहेगा। भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान उतना ही रहेगा। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे या भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहेंगे? जल्दी से बताइए। पृथ्वी से कोई चीज चंद्रमा पर चली गई तो क्या होगा? ABCD में से खट से बता दीजिए, फट से बता दीजिए भैया क्या होगा। तो इसका जो है भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहेगा, द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकंड के लोलक की काल अवधि है। तो आप जानते हैं सेकंड की ये जो लोलक और दोलन की गति होती है, ये आप इसको ऐसे देख सकते हैं। तो जो सेकंड का जो लोलक होता है उसकी काल अवधि कितनी होती है बताइए जल्दी से। ठीक है, इसकी काल अवधि कितनी होती है दोस्तों बताइए। काल अवधि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 सेकंड या 1.5 सेकंड? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा 2 सेकंड। सेकंड के लोलक की जो काल अवधि होती है वो 2 सेकंड होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है मीटर प्रति वोल्ट, मीटर प्रति एम्पियर, एम्पियर प्रति मीटर या वोल्ट धारा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका सही आंसर आप बताइए मुझे कमेंट करके। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको मैं ऑप्शन में से भी घटा दूं, डी और ए नहीं होगा, आपको बी और सी में से सही आंसर कमेंट करके मुझको जल्दी से बताना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बी सी में से आप राइट आंसर मुझे कमेंट करेंगे। ये आपका पहला आज का असाइनमेंट रहा। अगला क्वेश्चन, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो एक फोटो सेल है उसमें प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किस में किया जाता है? स्थितिज ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में? बताइए, फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों? बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो जो फोटो सेल होती है उसमें प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसमें? तो इसका सही आंसर होगा सी। माफ कीजिएगा, इसका सही आंसर, एक मिनट माफ, थोड़ा, हाँ, तो जो एक फोटो सेल में जो प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ओस तब पड़ती है
जब आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है, वायु पृथ्वी की सतह के अपेक्षाकृत अधिक ठंडी होती है, रात में आकाश में बादल छा जाते हैं, हवा इतनी शुष्क होती है जिससे वर्षा नहीं हो सकती। तो ओस कब पड़ती है बताइए, सही आंसर बताइए, ओस कब पड़ती है दोस्तों। ऑप्शन ए, आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है, वायु पृथ्वी की सतह के अपेक्षाकृत अधिक ठंडी होती है, रात में आकाश में बादल छा जाते हैं, हवा इतनी शुष्क होती है जिससे वर्षा नहीं हो सकती। तो ओस कब पड़ती है, ओस पड़ती है जब वायु पृथ्वी की सतह के अपेक्षाकृत अधिक ठंडी होती है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से होता है वाष्पोत्सर्जन के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, या फिर विसरण के दौरान, या परासरण के दौरान। तो कब होता है सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में दोस्तों, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में कब होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। तंतु प्रकाश के प्रकाश बल में उपयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है, तंतु प्रकार के प्रकाश बल में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है, कैसे, एक मिनट, तंतु प्रकाश के प्रकाश बल में उपयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। ऑप्शन है विद्युत ऊष्मा के रूप में, अवरक्त किरणों के रूप में, पराबैंगनी किरणों के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या इसका सही आंसर होगा, तंतु प्रकार के प्रकाश बल में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। इसका सही आंसर क्या होगा, विद्युत ऊष्मा के रूप में, तंतु प्रकार के जो प्रकाश बल में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है वो विद्युत ऊष्मा के रूप में होती है। तो ए इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, धातु तार में विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसका किसके कारण धातु विद्युत धारा का प्रवाह होता है। धातु तार में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन या छिद्र, ये आपको बताना है। इनमें से सही आंसर ए, बी, सी, डी में से। तो धातु तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। किससे, इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। तो ई इसका सही आंसर होगा, ए। धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, जो सौर ऊर्जा का ये जो ओस तब पड़ती है जब आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है। तो ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये गलत हो गया था मुझसे। ये हो गया था धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या घटता बढ़ता रहता है। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अर्धचालक को जब गर्म किया जाता है, सेमीकंडक्टर को जब गर्म किया जाता है उसका प्रतिरोध घटता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। बताइए निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ए परमाणु बम, बी डायनामो, सी बैटरी, डी बिजली का हीटर। सही आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, बट से बताइए, खट से बताइए, ए, बी, सी, डी में से क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा बैटरी। बैटरी में जो है रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, या आधा हो जाएगा। खट से बताइए आंसर बबुआ।
यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, उसका जो प्रतिरोध है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं। तो वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, प्रेरक, संधारित्र, परिणामित्र या ट्रांजिस्टर। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, ABCD में सही आंसर बताइए। तो वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं दोस्तों संधारित्र। क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर क्या है, ये DC को AC में परिवर्तित करता है, ठीक है। दूसरा है, ये AC वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। तीसरा है, ये AC वोल्टता को DC वोल्टता में परिवर्तित करता है, या फिर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है दोस्तों, ये AC वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। 20 का सही आंसर होगा, ठीक है, 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज के समीप नहीं रखा जाना चाहिए। टेप रिकॉर्डर को किसके समीप नहीं रखा जाना चाहिए आपको बताना है, घड़ी, चुंबक, बिजली का स्विच बोर्ड या फिर रेडियो। तो टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में किस चीज के समीप नहीं रखा जाना चाहिए, ABCD में से सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों B, चुंबक के पास एक टेप रिकॉर्डर को नहीं रखा जाना चाहिए, वो काम नहीं करता फिर सही से। टेप रिकॉर्डर को चुंबक के पास नहीं रखा जाना चाहिए, B इसका सही आंसर होगा। आप बताइए आपका कितना स्कोर हुआ कमेंट करके, और वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन आंसर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। सर्वोत्तम विद्युत चालक आपको बताना है, सर्वोत्तम विद्युत कंडक्टर आपको बताना है, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या चांदी। कौन है इसमें से सर्वोत्तम विद्युत चालक दोस्तों, बताइए जल्दी से, बबुआ बताइए आंसर, ABCD में से कौन सा होगा ठीक आंसर बताइए। 20 का सही आंसर होगा चांदी। चांदी जो है वो सर्वोत्तम विद्युत चालक है दोस्तों। क्या है, चांदी इसका सही आंसर है, D आंसर है इसका चांदी। अगला क्वेश्चन है, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है। तो बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत आप बताइए क्या है, अम्ल आधारित अंतरक्रिया, अपोहन, विद्युत अपघट्य या फिर उपापचयन। क्या है इसका सही आंसर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बताइए मेरे को, और कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आपको इसके PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही मॉक लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसका सही आंसर होगा D, उपापचयन। बैटरी के प्रचालन का जो मूल सिद्धांत है वो है उपापचयन। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए, चैनल को प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड लक, बाय बाय।